हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम पीटी 2022 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे टो सीरीज़ करने वाले हैं जो घटना चक्र का है। ये जो है बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है, 2022 का बिल्कुल अपडेटेड है। तो यहाँ पे ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसी के साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट सभी करा देंगे अगर इस पर रिस्पांस अच्छा आता है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं तो उनको जाकर देखना है, बिल्कुल ना भूलें। घटना चक्र से बहुत फंसता आ रहा है और इस बार भी आपके पीटी एग्जाम में फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री की 5% देख लेते हैं। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आज से शुरू कर लेते हैं। रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं आपको आगे कराता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो कहता क्या है कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक अतरंजी खेड़ा नाम से पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भी जो एटा जिला है ना, उत्तर प्रदेश का एटा जिला, यहाँ पर अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 2 में कहते हैं कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है। ठीक है, जो राज्याभिषेक समारोह है इसमें एक विवरण है, ये कहाँ पर आपको देखने मिलता है। तो याद रखेंगे जो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। तो उसी का ये ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, और इसी में आपको मेंशन मिलता है क्या चीज़, राज्याभिषेक समारोह। ठीक, उसी में राज्याभिषेक समारोह की चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में जो कहा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक, महात्मा गौतम बुद्ध की बात कर लेंगे तो इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था, सबसे पहला वाला, वो कहाँ पर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 100 में 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। आप लोग अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या कहा गया कि लाहौर में जो एक मस्जिद है जिसका नाम है बादशाही मस्जिद, उसका निर्माण किसने कराया था। लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर इस समय जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले जो अपने यहाँ हुआ करता था। तो 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसको बादशाही मस्जिद के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो कहते क्या है कि डैश से 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। अब 1857 जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय मुगल सम्राट के शासक कौन थे। तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, हो जाएंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन ही हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो होगा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, उनको यहाँ पर हम ले लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप फुल PDF चाहिए, पूरा कोर्स है, तो आप हमको इस पर मैसेज कर सकते हैं 72। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए आपको डिटेल दिख भी रही होगी, तो इसी पे कर दीजिएगा। आपको सिर्फ 40 रुपये में बहुत ही शानदार यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन, जितने भी 10,000 से ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो चलिए इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते क्या हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होगा। जो INC था, इसके अधिवेशन हुआ करते थे, तो इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो 6 का राइट आंसर होगा, वो हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने INC की अध्यक्षता करी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, कहते क्या है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ना, इसके नाम से एक अधिनियम है जिसको जानते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, 1919 वाला। ठीक है, 1919 का अधिनियम है। एक आता है मार्ले मिंटो, वो कब होता है, 1909 का। ठीक, वो होगा मार्ले मिंटो। और ये कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 का जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। 8 में कहते क्या हैं, इसमें आपको देखिए कला क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है चीज़ों को। तो कहते क्या है 8 में कि निम्नलिखित में से ऐसे घटनाओं पर उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 8 में देखेंगे तो होगा क्या, बेसिकली देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे बंगाल विभाजन हो जाएगा जो हुआ था 1905 में। ठीक है, फिर चंपारण सत्याग्रह की बात कर लेंगे तो होगा क्या, ये 1917 में हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तो अब होगा क्या, दूसरा सबसे पहले होगा, तो दूसरा ये है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह होगा। तो ये आपका सी वाला करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो जलियांवाला बाग है वो लास्ट में हुआ था। सबसे पहले कौन सा हुआ था, दूसरा यानी कि बंगाल विभाजन। फिर पहला हुआ था यानी कि चंपारण सत्याग्रह। तीसरा हुआ 1919 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं कि
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो कौन नियुक्त किए गए, तो 9 का राइट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा यहाँ पे एनजी रंगा। ठीक है, एनजी रंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा। 10 कहता है क्या है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? अब सबसे पहली बार जो राष्ट्रपिता कहा गया इनको किसने कहा था, तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। बात यह है 6 जुलाई 1944 की। ठीक है, जब रेडियो से इन्होंने संबोधित किया था इनको राष्ट्रपिता। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले प्रश्नों में देखिएगा तो अब देखिए भूगोल के आपके 5 प्रश्न एग्जाम में आने हैं, बिल्कुल अब उन्हीं को हम यहाँ पे लेंगे। तो कहते क्या है 11 में कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? इंटरनेशनल सीमा जो सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे कम पूछे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर। अब बांग्लादेश की बगल लेंथ बात करें तो 4096 लगभग, ठीक थोड़ा प्लस में ही होगी, तो 4096 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे यहाँ पे अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर सीमा लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अच्छा एक चीज़ और भी देख लीजिए, बांग्लादेश से भी लगने वाले राज्य भी देख लेते हैं, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी 5 राज्य मिलते हैं बांग्लादेश की सीमा से। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, कहते हैं कि नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, तो 12 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत में स्थित है। ठीक है, भारत में भी कहाँ पर है, भारत में अगर पूछे तो सिक्किम में स्थित। ठीक है, भारत में सिक्किम में ये स्थित है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 में, तो कहते क्या हैं राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही हो जाएगा? तो 13 की अगर बात कर लेंगे तो जो सही युग्म है वो कौन सा हो जाएगा, तो गिर जो है वो गुजरात में है, सभी को पता है। जंगलों के लिए, एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। रणथंभौर ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ये राजस्थान में है। ठीक है, फिर कहता है कीबुल लामजाओ मणिपुर, यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। और उसके बाद साइलेंट वैली तो आप सभी को पता है केरला में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 14 में कहते क्या हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को उनके निम्नलिखित क्रम में से सही लगाना है आपको। तो कौन सा क्रम जो सही है, तो देखिए ऐसे कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे आपने याद किया होगा तो आप देख लेंगे कि 14 का राइट आंसर क्या ए हो जाए, यानी कि बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और पृथ्वी जो है कौन से नंबर की आती है सूर्य के बाद, तो होगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, पहले बुध आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते क्या हैं कि 90 ईस्ट क्या है आपका, ठीक है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 90 ईस्ट रिज जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो 15 का जो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है, ये एक कटक का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज इस आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, देखिए 5 क्वेश्चन आपके आने हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, 16 में यहाँ पे देखिएगा तो कहते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो बेसिकली होती क्या है, तो देखिएगा ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों चीज़ों के यहाँ पे बराबर सह अस्तित्व होता है। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन जो कहता है ना, वो कहता क्या है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? ठीक है, सेबी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा के याद रखेंगे। तो 17 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा माधवी पुरी बुच। ठीक है, होने जाएंगे माधवी पुरी बुच जो हैं ये इस समय वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 और 19 में, तो कहते गए हैं कि उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे? ठीक, भारी उद्योगों की बात कर लेते हैं तो होगा क्या, बेसिकली देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें आपके बोकारो प्लांट और जितने भी यहाँ पे प्लांट हैं इंपॉर्टेंट ना, ये आपके स्थापित हुए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब इस पंचवर्षीय योजना का मतलब जो था ना वो ये था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास करना। और यहाँ पे देखिएगा ये है पीसी महालनोबिस जो थे ना उनके द्वारा ये तैयार करी गई, नहीं उसी मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है
कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, जो हरित क्रांति है इसके जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है ना कि भारत के जो हैं वो कौन होंगे, भारत के एस एन स्वामीनाथन है, और जो पूरे बात कर लेते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, तो कहते क्या है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो ये होगा क्या आपका, ये होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि जो SBI है ना, ये आपका पहले इस नाम से जाना जाता था, जो 1955 में आपका SBI के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, पहले 1955 के पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, संविधान से 5 प्रश्न है एग्जाम में, तो कहते क्या है कि संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताना। ठीक है, जो संविधान सभा है इसके पहले अस्थाई अध्यक्ष जो हैं वो कौन हो जाएंगे, तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाए आपका डी वाला, यानी कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं ये अस्थाई अध्यक्ष हैं। जो स्थायी बनाए गए थे कुछ दिन बाद वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर को इनको बना दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अब भारतीय जो संविधान है मौलिक अधिकार जो हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में आपको देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका भाग 3। ठीक, भाग 3 में ये देखने को तो मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेंगे कितने से कितने में, तो 12 आर्टिकल से लेकर के 35 आर्टिकल। ठीक है, 12 से 35 के बीच में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, जो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहते क्या हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद तो 44 है। अगर यहाँ पे पूछ ले आपका कि कौन सा ये भाग है, तो भाग 4 होता है। ठीक है, भाग 4 में है ये, और 44 अनुच्छेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहते क्या है आपका 24 में कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, भारत का जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो देखिएगा ये होगा क्या आपका 24 का राइट आंसर, ये है आपका सी वाला, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 280 जो है ना, ये आपका इससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 280 रिलेटेड है इससे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग इस समय चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो NK सिंह है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, तो कहते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ सभी को पता है पंचायती राज से रिलेटेड है, तो इसमें जोड़ा कौन सा गया था, भाग यहाँ पर आपका ये जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 को इसमें जोड़ा गया। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहते क्या हैं, अब 5 क्वेश्चन आपके साइंस के आने हैं, सभी को पता है अच्छे से। तो 26 में जो कहा गया कि पारसेक जो है वो किसकी इकाई होती है। ठीक है, पारसेक जो है वो किसकी इकाई होती है, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि जो दूरी है। ठीक है, जो दूरी की इकाई होती है पारसेक, इसमें दूरी नापते हैं, इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है थोड़ा सा। तो देखिए पारसेक का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये इसको अगर लिखें इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाता है PARSEC, ये कैपिटल में होता है, इसका मतलब फुल फॉर्म इसका तो होगा क्या, पैरेललिटिक सेकंड होते हैं। ठीक है, पैरेललिटिक सेकंड होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एक सीधी सड़क पर एक कार की गति डैश गति का उदाहरण है। ठीक है, एक सीधी सड़क पर कार की गति जो है वो उदाहरण है किस चीज़ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा रेखीय उदाहरण है। ठीक है, कौन सा, रेक्टिलिनियर मोशन का उदाहरण होता है ये। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे 28 में, तो कहते क्या हैं कि एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं। ठीक है, एक तत्व के जो समस्थानिक है इसमें डैश क्या होते हैं, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, यानी कि न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यूट्रॉनों की जो भिन्न भिन्न संख्या है ये आपका करेक्ट आंसर, ये बेसिकली क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखिए, तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर
वो आप बताइएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही आसान है, वो हो जाएंगे मेंडल। ठीक, ग्रेगर मेंडल जो है इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आप देखिएगा यहाँ पर कुछ और चीज़ों की अगर बात कर लेते हैं, जैसे अभी फादर ऑफ जो फिजियोलॉजी है, जैसे भूगर्भ शास्त्र जेम्स हैटन होते हैं। फिर यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। फिर भी वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो थियोफ्रेस्ट हैं। तो ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस रक्त समूह को सर्वाग्राही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सर्वाग्राही कहा जाता है, तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पर, ये हो जाएगा AB+। ठीक है, AB जो पॉजिटिव होता है ना, ये आपका सर्वाग्राही होता है। ठीक है, यानी कि आप याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अब यहाँ पे 5 प्रश्न आपके किस चीज़ के हैं, मैथमेटिक्स के हैं। तो 5 प्रश्न मैथमेटिक्स के जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 31 में कहा गया आपके लिए कि 3 संख्याएं दी हुई हैं, इतने इतने अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है 27 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ABC की वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग ABC की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, नीचे वाले के एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी ABC की वैल्यू आपको पता है कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे ABC की एलसीएम ले लीजिए, आराम से आप इसको कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6, 8, 9। तो ये इसका अनुपात हो जाएगा, ABC की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे बोलता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर क्या है। अब सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें 9 है, और सबसे छोटी कौन सी है, 6 है। तो इसका अंतर कितना है, 27 है। तो यहाँ पे 3 बचा, ये 27 बचा। तो टोटल 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये कट जाएगा 3 9 27। तो 1 यूनिट बराबर है 9। जब 1 यूनिट 9 के बराबर है तो यहाँ पर सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6, ठीक है, 54, उसके बाद 9 8 72, 9 9 81। तो ये टोटल जब आ गई वैल्यू हमारी, ठीक है, कितना आया, 54 आ गया, प्लस 72 प्लस 81। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम औसत निकाल लें। तो अपान में 3 कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा आपका। 69 इसका राइट आंसर। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, बिल्कुल, तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश तथा हर में यह 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, अब ये देख लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, आपको x y मान लेना है। मान ली x हमारी अंश हो गई, y हर हो गया। अब जो प्रश्न कह रहा है वही करते हैं। चलिए, अब क्या कहता है, 1 जोड़ दिया जाए। 1 जोड़ दिया हमने तो संख्या कितनी हो गई, 1/4 हो गई। अब यही तो बोला है ना। अब 1/4 हो गई, इसको अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x - y = -3। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पहले यहाँ पे बोला गया है ना 1/4 वाली। अब क्या बोल रहा है कि यदि हर में अंश और हर में यदि 2 जोड़ दिया जाए। अब दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + y हम पहले ही माने थे, फिर मानेंगे तो इसमें 2 जोड़ देंगे, फिर नीचे 2 जोड़ देंगे तो बराबर कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही 1/3। अब 1/3 हो गई। अब बोला गया है यहाँ पर क्या कि अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको पक्षांतर करके तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग। तो अब क्या आएगा, 3x - y = -4। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। तब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ के ही तो पूछा है यहाँ पर अंश तथा हर का योग कितना होगा, 7 + 1 8 हो गया। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके आप इसको करके देखिए, बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पूरा रूट लगा हुआ है, उसके अंदर √2 है और इंटू √3 है। अब क्या है, इंटू में कोई दिक्कत नहीं होती है, प्लस में होता तो कोई नहीं जुड़ता है, लेकिन इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, √6। अब पूरा रूट ऊपर लगा है ना, तो √6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर देखें इसको हम, तो यहाँ पे कितना आया था, देखिए आपका क्या बोला, √6 और यहाँ पे रूट ऊपर था। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसका रूट हटाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √6 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये रूल दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर इसको हटा देते हैं, ऊपर वाले को इसको हटा देंगे तो फिर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो 6 की पावर 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 से आसान तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ जितना कह रहा है उतना करना है। तो कह रहा है 65% का 260, 65% का
75% का 260% का मतलब नीचे 100 रख देंगे, 260 हो जाएगा, प्लस 30% का 320, 30% का 320। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट के बचेगा 195, फिर इसको काटेंगे तो बचेगा आपको यहाँ पर 96। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे जुड़ेंगे तो आ जाएगा 291। बिल्कुल राइट आंसर सी है आपका। अगला प्रश्न देखें। अब 35 कहता है कि 21 आंकड़ों का औसत 36 है। अब 21 आंकड़ों का औसत 36 है तो योग कितना हो जाएगा। हम पहले इस प्रश्न में योग ही निकालते हैं। तो 36 इंटू 21 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। यहाँ पर 756 आ गया क्योंकि हम योग निकाल रहे हैं। फिर कहता है जिसमें से प्रथम 12 आंकड़ों का औसत 15 है, तो 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। वो हो जाएगा आपका 180 क्योंकि हम योग निकाल रहे हैं। फिर कहता है शेष 9 आंकड़ों का औसत कितना हो जाएगा। अब शेष 9 आंकड़ों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 12 का मिल गया हमको, टोटल मिल गया तो इसमें से इसमें घटा देंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे 180 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 776 में से। अब वो आपका 756 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आएगा। 180 घटाएंगे तो 576/9 कर देंगे तो यहाँ पे 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बटा 9 को क्योंकि 9 आंकड़ों का औसत ही तो पूछा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैथ के हमारे प्रश्न हो गए। अब कहता है आपको हिंदी में क्या है। अब हिंदी में क्या है, 5 प्रश्न आपके आने हैं ग्रामर के। अब ग्रामर के 5 प्रश्न हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर देते हैं मिनटों में। अब 36 में अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें दोस्तों, अभी तक चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लो भैया, बहुत मेहनत लगती है इतनी गर्मी में। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसमें कौन कौन है पहले वो ही देख लेते हैं तो हमको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो 36 में देखिए, राजीव कमल का होता है, कुवलय भी कमल का होता है, अम्बुज भी कमल होता है, लेकिन जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 37 में देखें तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, वो होगा तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन जो है वो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरितमानस जो लिखा गया है 38 में, उसकी रचना हुई है। आप देखिए इसमें बहुत सारे लोग ब्रजभाषा लगा देते हैं, लेकिन ये अवधि में लिखी गई, अवधि भाषा में इसको लिखा गया है रामचरितमानस को। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र जो होता है उसके लिए सही मुहावरा क्या होगा भैया, आप दोस्तों के जानते हैं कपटी क्या होता है। कपटी का मतलब 39 का यहाँ पे आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि आप के साथ कोई आपका निजी या फिर कोई पर्सनल या फिर बहुत ही खास दोस्त आपको धोखा देता है तो उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है। तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग शौकीन हैं उनके लिए और अच्छा है। तो 40 का डी यानी कि चषक, चषक जो होता है वो मदिरा पीने के प्याले को एक बार में कहा जा सकता है। जैसे कह रहे हैं कि आप चषक ले रहे हैं मतलब मदिरा पीने का एक प्याला ले रहे हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के क्या है आपके 5 नंबर के आना है। तो सबसे पहले हम पैसेज करेंगे। पैसेज में क्या है, वीडियो आप पॉज करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे इसके प्रश्न। तो वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा है, 2 मिनट का काम है, जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग सब लोग इसको पढ़ लिए होंगे। अब देखते हैं 41 में कहता है कि डूरिंग विच पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल बिकम मोर शार्पली डिफाइंड। तो बोला गया है किस पीरियड में मेन और वुमेन्स का रोल जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमने पैसेज में क्या पढ़ा 41 में कि इसका राइट आंसर विक्टोरियन है, कि जो विक्टोरियन पीरियड था उसमें क्या हुआ, मेन और वुमेन्स का रोल डिफाइन हो गया कि हाँ इतनी पावरफुल वुमेन है, इतने पावरफुल मैन हैं, तो इनको काम यहाँ पे अब क्या कोई भेदभाव नहीं रहा विक्टोरियन पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 42 इनमें बोला गया इन विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू दियर प्लेस ऑफ वर्क। तो किस, यहाँ पे देखिए किस सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था कम्यूटिंग ऑफ दियर प्लेस ऑफ वर्क। तो 42 का राइट आंसर क्या है सी, यानी कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। अभी हमने पढ़ा इस पैसेज में। अगले प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेपरेट स्फेयर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट स्फेयर्स का जो मतलब होगा वो देख लेते हैं। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि द टू सेक्सेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों में देखें तो क्या होता है कि यहाँ पे 2 प्रश्न आपके हो सकता है ग्रामर के पूछ ले, तो यही यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में आपका दिया हुआ है। तो 44 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहता है कि आ गेम इन विच नाइदर पार्ट विन। तो
तो यहाँ पे होता है कि एक गेम है जिसका कोई पार्ट विन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ड्रॉ होता है। यानी कि देखिए अभी टेस्ट मैच होता है, उसमें कोई नहीं जीतता है तो क्या होता है, वो ड्रॉ हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगला देख लेते हैं। आप कहता है कि फाइंड द करेक्टली इस इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें बोला गया है कि इसमें आपको बताना है। तो 45 में अगर ध्यान से देखें तो आप इसको देखें, 45 का डी यानी कि अबंडेंस जो है वो इसका सही लिखा हुआ है, बाकी सारी के सारे यहाँ पे गलत लिखी हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी। अगला प्रश्न देखिए, अगले 5 प्रश्नों में आपको रीजनिंग पूछी जानी है। अगर इस रीजनिंग का जो पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि इसमें से सबसे आपको सार्थक क्रम में दिखाना है, यानी कि पहले क्या, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होगा। तो 46 में अगर यहाँ पर हम देखें तो 46 का अगर आप देख लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आती है, प्रस्तावना आती है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद विषय सूची आती है। उसके बाद क्या आता है, भूमिका आती है। फिर क्या आता है, अध्याय आता है। फिर यहाँ पर आता है संदर्भ सूची। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगले में आपको 47 में बोला गया कि 6 मित्र हैं, CEGI तथा M केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा रीजनिंग का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं हो पाता। इतनी छोटी स्क्रीन है, फिर हाथ से लिखना होता है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, 47 का ए आ जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 में देखें तो 48 कहता है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनना है। अब विषम शब्द में क्या है, 48 में अगर देखें तो इसमें 3 जो है किसी ना किसी पैटर्न से मैच हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो पैटर्न इसका मैच नहीं कर रहा है। तो 48 में अगर इसको ध्यान से देखें तो गाइस क्या हो जाएगा कि प्रथम व तृतीय अक्षर के वर्णमाला जो है वहाँ पर देख लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि ओ के बाद है यहाँ पर आपका वी के बाद है जी, फिर यहाँ पे जी के बाद है एम, फिर यहाँ पर एफ है। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो गाइस बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए जो आपका वो है, ओ की वैल्यू होती है 15, उसके बाद जी की वैल्यू कितनी होती है 7। तो 15 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 पे क्या होती है, वी होती है। ये पैटर्न इसमें है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बी में पैटर्न है कि जी की वैल्यू है 7, उसके बाद एफ की वैल्यू जो होती है वो होती है यहाँ पर 6 और 7 6 13 हो गया, एम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सी वाला देखेंगे इसमें कोई पैटर्न यहाँ पे लग नहीं रहा है ऐसा जैसा इसमें दिखाया गया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसका जो दिमाग लगाया गया था इसमें बहुत अच्छा कि पहले और लास्ट को जोड़ करके जो बीच वाली संख्या आएगी वही आएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है कि यदि किसी कोडित भाषा में UNI को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कोड करना है, कोड में क्या होगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। अगर U को देखें तो क्या होगा, U में -2 किया गया है तब S आया हुआ है, U में -2 किया गया S आया। फिर N में क्या किया गया, -4 किया गया तब यहाँ पर Z आया। फिर I में -6 किया गया, Q में -8 किया गया, यानी कि -2 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, M में हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो -2 करेंगे M में तो क्या आ जाएगा आपका K आ जाएगा। फिर O में क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो O में -4 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा। फिर D में क्या करेंगे, D में -6 करेंगे तो आपकी X आ जाएगा। फिर यहाँ पे E में -8 करेंगे तो आपका आ जाएगा W, यानी कि K X W इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि D इसका राइट आंसर हो गया। तो रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर बहुत ही अच्छे इसमें पूछे गए। अब यहाँ पे 5वां और लास्ट प्रश्न जो रीजनिंग का है वो कथन और निष्कर्ष है। कथन निष्कर्ष तो बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो। कहता है कुछ शिक्षक दार्शनिक है, तो कुछ यहाँ पे हम शिक्षक ले लेते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका दार्शनिक। फिर कहता है कि कुछ दार्शनिक लेखक है, कुछ दार्शनिक जो लेखक भी हो गए, चलिए बिल्कुल हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ लेखक शिक्षक हैं। अब जो कहता है कि कुछ लेखक जो हैं वो शिक्षक हैं, ठीक है। ये आपका देखिए डाउट में है, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। फिर बोलेगा कोई भी लेखक शिक्षक नहीं, कोई भी लेखक शिक्षक नहीं, क्योंकि इसका एक और फिगर बनेगा इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का एक फिगर बन सकता है इसका। तो इसमें क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी आइदर और आर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो भाई साहब अब जो आएगा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो रहने वाला है आपका किस चीज़ का,
वो रहेगा करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर जो है ना, ये आपके एग्जाम में बहुत भर भर के पूछी जाएगी, यानी कि 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखें। तो जुलाई 2022 की बात कर लेते हैं। तो कहते क्या है, किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, इंडिया का पहला स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते क्या है यहाँ पर कि जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया। ठीक है, प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की बात कर लेंगे तो इसका आयोजन जो हुआ वो हुआ दोस्तों यहाँ पर आपका सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो नई दिल्ली है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे। तो कहते क्या है 53 में कि जो अग्रदूत है समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। ठीक है, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, तो ये होता है असमिया भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि जो असमिया भाषा है इसमें समाचार पत्र ये प्रकाशित होता है, जिसका नाम है अग्रदूत। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि जुलाई 2022 की अगर बात कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो होगा क्या, थोड़ा सा इसको पूरा दिखाता हूँ। तो जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र से 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए तो एक है इसमें HDFC बैंक इसमें शामिल है, एक्सिस बैंक भी इसमें शामिल है, ICICI बैंक भी इसमें शामिल है। शामिल कौन सी नहीं है, वो हो जाएगी कोटक महिंद्रा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते क्या है कि जुलाई 2022 की अगर बात कर लेंगे तो हम कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। देखिए महाराष्ट्र विधानसभा की इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में वहाँ पे सरकार गिरी और वहाँ पे चुनाव हुए। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर होगा क्या, हो जाएगा राहुल नार्वेकर। ठीक है, राहुल नार्वेकर जो है वो विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नए अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते गए हैं यहाँ पर कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 का जो डाटा आया है उसमें भारत कौन सी रैंक पे है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 135वें स्थान पर भारत ने इस बार अपना नंबर रखा है। ठीक है, 135वें 2022 की यहाँ पे बात करें, जून में जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि जो NTRI है ना, कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय देखो जो ST वाला है ना, तो जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, वो किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन जो कहता है ना कि मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा, ये दुबई में हुआ। ठीक है, दुबई में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू करी गई। ठीक है, सुरक्षा मित्र परियोजना जो है वो शुरू करी गई है जून 2022। कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, केरला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरला आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू करी गई। क्वेश्चन नंबर 60 कहता क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी TB संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम रखा गया। 60 में देखिएगा तो होगा का यहाँ पर इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया CTB। ठीक है, CTB इसका नाम रखा गया है, याद रखेंगे ये CTB है, इसका नाम रखा गया है। ये है क्या, मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी TB संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो होगा क्या यहाँ पे 61 में वो देखिएगा। ठीक, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। ठीक है, म्यांमार जो अपना पड़ोस में ही है देश। ठीक है, तो होगा क्या 61 का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी, म्यांमार क्वात होता है। ठीक है, क्या होता है, म्यांमार क्वात जो है ये इसकी मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो घुमरा है, घुमरा डैश का लोक नृत्य है। ठीक है, घुमरा डैश का लोक नृत्य है, तो होगा कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा का है। घुमरा जो है ये उड़ीसा का है। एक इससे रिलेटेड होता है घूमर, ये कहाँ का है, ये राजस्थान का। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए घुमरा और घूमर में।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते क्या हैं कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित, ठीक है। नाम क्या है इसका, कलिम्पोंग हिल स्टेशन, ये है कहाँ पर स्थित, ये आपको बताना है। तो 63 का राइट आंसर होगा क्या, ये हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है कलिम्पोंग हिल स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, ये पूछा है भारत में कितने राज्य हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिए 28 राज्य हैं भारत में इस समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्या होगा, टोटल यहाँ पर अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है। तो 65 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, तो कहते हैं कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है। सार्क की बात करें, सार्क वही एक गठबंधन जो आप समझ रहे हैं, तो यही होगा आपका बी वाला, यानी काठमांडू हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आपका बी करेक्ट हो जाए, नेपाल का काठमांडू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। सचिवालय ना कह के इसको मुख्यालय, हेडक्वार्टर कर दिए, HQ लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस अवार्ड, ये देखिएगा, तो कहते हैं जुलाई 2022 का जो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड है ना, ये किसके द्वारा जीता गया, ठीक है। 67 का राइट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा यहाँ पे सिनी शेट्टी के द्वारा, ठीक है। सिनी शेट्टी को यहाँ पर फेमिना मिस इंडिया 2022 का अवार्ड से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो सेलिब्रेट करते हैं तो वो करते कब हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये होगा आपका करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, ठीक है। ये होगा यहाँ पे पुस्तक नॉट जस्ट नॉट नाइट वॉचमैन, तो होगा क्या यहाँ पे 69 का राइट आंसर वो हो जाएगा विनोद राय। विनोद राय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम 80 से अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है। तो होगा कौन, वो 70 का हो जाएगा बी, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पर 80 से ज़्यादा वो ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, चारों ग्रैंड स्लैम को मिलाते हैं। चलिए ये आपका हो गया यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी खत्म। अब आगे चलते हैं। 70 से 80 के बीच में क्या आने हैं, अब आपके आने हैं जो प्रश्न, वो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पैसेज है। पैसेज में 10 में 10 सभी को करके आना है हिंदी के पैसेज में, क्योंकि यही आपका स्कोर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे इस पैसेज को कर लेते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपको करने हैं प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको कोई गलती ना हो। तो अभी पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। तो चलिए बहुत सारा पैसेज, इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। तो पढ़ने के बाद इसके हम प्रश्न ले लेते हैं। तो इसको उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और पैसेज, इसको भी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे चलते हैं 71 में। 71 में बोला गया उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो उक्त गद्यांश का जो संबंध है वो देख लेते हैं किससे है। तो गाइस यहाँ पे देखें, अगर आप गद्यांश को आपने पढ़ा है तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मवाद, यानी कि कर्मवाद की झलक दिखाई देती है इस गद्यांश में, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। तो इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से वर्णित किया है, तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण यहाँ पर जो है वो किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी वाला, यानी कि महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि इसमें क्या कहा है, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। ये यूरोप के लोगों के बारे में कहा गया है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 74 में कहता है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। तो इस गद्यांश में जो लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में कहा है 74 का, वो देख लेते हैं। वो कहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि इसमें तीनों में से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हमने जो पैसेज में पढ़ा उससे यहाँ पे तीनों ऑप्शन मैच नहीं करते। तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को तो 75 में बोला गया कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। जो तटस्थ चिंतन है उससे क्या अभिप्राय होता है,
तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सोच विचार करना है कि निष्पक्ष होकर सोच विचार करने का मतलब क्या होता है, तटस्थ चिंतन। तटस्थ चिंतन का मतलब होता है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। अब यहाँ पे एक और आपका पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत आसान होगा। तो और थोड़ा सा यहाँ पे पैसेज है, थोड़ा बड़ा पैसेज, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो पॉज कर देखिए, चीटिंग मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सारे के सारे आपके प्रैक्टिस से लास्ट समय में कुछ समय बचा है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि आसमान में मुक्का मारने का आशय क्या है। देखिए यहाँ पे पैसेज से मतलब नहीं होता कि पैसेज में क्या है, इसमें थोड़ा सा ग्रामर के बस पूरी डाल देता है। तो आसमान में मुक्का मारने का मतलब होता है कि निरर्थक कार्य करना, तो निरर्थक कार्य करना इसका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 77 कहता है कि बुद्धिमानी नहीं है, तो बुद्धिमानी किस चीज़ को करने में नहीं है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा मुक्का मारना जो है बुद्धिमानी नहीं होती है। आसमान में मुक्का मारने से कोई फ़ायदा नहीं, किसी के मुंह पे मारेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो आसमान में मुक्का मारना ये बुद्धिमानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि साहित्य कला नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनसे, साहित्य कला नृत्य आदि सभी व्यर्थ हैं यदि उनसे क्या हो। 78 का राइट आंसर देख लेते हैं, मनुष्य का हित ना हो सके। अगर मनुष्य का हित नहीं होता है तो साहित्य कला नृत्य आदि सब व्यर्थ ही हैं, सब बेकार हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 78 के बाद। अब 79 में कहता है कि अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ पे अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं किन चीज़ों का। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपकी जो मध्य में वर्णित राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार हैं, तो राजनीतिक और सामाजिक सुधार हैं वो दोनों के दोनों हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों दोनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। तो मनुष्य के लिए जो प्रकृति के द्वारा तय किया गया काम है उनमें से एक काम कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा यहाँ पर अन्न वस्त्र की पूर्ति। तो ये हो जाएगा अन्न वस्त्र, ये जो है प्रकृति के द्वारा मनुष्य के लिए नहीं किया गया है, तो इसी के लिए आज दुनिया मरती है कि कितना अन्न हो जाए, कितनी यहाँ पर कमा लें खा लें, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 80% कर लिए एक्सपेक्टेशन के। अब क्या बचता है आपका डंडा आरेख, तो डंडा आरेख देख सकते हैं। अब आपके DI के 20% बचे हुए हैं, तो 20 प्रश्नों में से हम आपको कराते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए यह डंडा आरेख दिया हुआ है, इस डंडा आरेख में आपको वैल्यू दी हुई है, ब्लैक से है फिर वाइट से है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं देख सकते हैं। तो ब्लैक में यूनिट उत्पादन है और यूनिट बिक्री जो है वाइट में है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि कंपनी A, B तथा C द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिटें, कंपनी A, B, C द्वारा मिलाकर उत्पादित कुल यूनिटों का लगभग कितना % है। तो अब यहाँ पर A, B, C का देख लेते हैं, बहुत आसान होते हैं गाइज, इनको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए A, B, C की यूनिट पूछा है, सबकी यूनिट ऊपर लिखी हुई है, तो A, B, C की क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पर यूनिट बिक्री पूछा है तो 650 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 150 हो गया, तो टोटल काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा 1100 हो गया। अब यहाँ पर यूनिट बिक्री के पूछा। अब उत्पादित में देख लेते हैं, उत्पादित में किसकी पूछा था, A, B, C की ही उत्पादित में पूछा है, तो इसमें 900 है, इसमें 700 है, इसमें 300 है, तो यहाँ पे इसका टोटल कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। तो इसको नीचे रख देंगे 1900 और गुड़े यहाँ पे 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज बोला है, तो इसको काट लेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, लगभग 58% आ जाएगा। इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 82 कहते हैं कि सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या है। सभी को मिलाकर यूनिट संख्या कितनी हो जाएगी, यूनिटों का उत्पादित यूनिटों का औसत बोला, तो उत्पादित यूनिट कौन से हैं, ये आपके ब्लैक वाले, तो सभी ब्लैक वाले जितने हैं सबको काउंट कर लीजिए। सबको काउंट करेंगे 900, 700, 850, 550, 600, 300, तो टोटल को काउंट कर लेंगे इतना हो जाएगा 3900 हो जाएगा। तो 3900 बटे यहाँ पर 6 कर देंगे तो 650 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, 650 यहाँ पर C इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहते हैं किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। तो किस कंपनी के बिक्री का जो प्रतिशत है वो अधिक, वो देख लेते हैं। तो गाइस अगर 83 में अगर हम ध्यान से देखें, आप इसको देखिए 83 में ध्यान से देखिए, तो 83 में कहता है आपकी जो कंपनी A की बात कर लेते हैं, तो कंपनी A में इसमें 900 है और 650 है, तो इसका जो परसेंटेज आप निकालेंगे ना A का, वो सबसे ज़्यादा आएगा, यानी कि 650 बटा यहाँ पे 900 करेंगे गुणा 100 कर देंगे, तो इसका जो परसेंटेज आएगा कितना आ जाएगा 72.22% यहाँ पर आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में है। क्वेश्चन नंबर आप कहता है आपका 84 में बोला है कंपनी C, D की कुल बिक्री तथा कंपनी E, F की कुल बिक्री का अनुपात। अब C, D की कुल बिक्री दोनों को मिलाकर देख लेते हैं। तो अब देखें 84 में कहता है C और D की, तो C और D की ये है आपकी वैल्यू, तो इसकी कुल बिक्री देख लेते हैं। कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर इसकी 150 है, ये आपकी 450 है, तो 150 400 कितनी जो 600 हो गई।
अब यहाँ पे क्या बोला गया अगली बार कि यहाँ पे इसका टोटल कितना हो जाएगा, यूनिट उत्पादन कितना है, यूनिट उत्पादन 300, 850, तो टोटल यहाँ पे कितना जाए। अब यहाँ पे ई और एफ की दिया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ई और एफ की दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ई एफ की कितनी 300 है, फिर यहाँ पे 400 है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है 700 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 6:7 आपका राइट आंसर होगा, तो 6:7 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 85 कहता है कंपनी बी का उत्पादन कंपनी डी के उत्पादन से कितना % कम है। कंपनी बी का उत्पादन डी से कंपेयर करना है। अब बी का उत्पादन देख लेते हैं, बी का उत्पादन 700 है और डी का यहाँ उत्पादन कितना है 850 है, तो 850 700 के बीच का डिफरेंस कितना है वो देख लीजिए, तो 150 डिफरेंस, तो 150 कितने पे डिफरेंस है 850 पे, क्योंकि इसी से कंपेयर कर रहे हैं, गुणा 100 कर देंगे, तो इसको अगर आप काटेंगे, काटने के बाद आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 17.64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। कई तरीके, एक हमने आपको डंडा रेख करा दिया, अब इसके बाद क्या है, अब आप के बाद देखिए यहाँ पे 86 से 90 इसमें भी डंडा रेख है। तो इसी तरीके के आपके सारे प्रश्न होने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 20 नंबर का आपके एग्जाम में आना है, तो इसको आप कर लेंगे तो 20 निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे, बहुत आसान सा आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप बाकी के क्वेश्चन जो है पीडीएफ से कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो सारी चीज़ें करा दी, लगभग हमने 85 क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो 85 में से आपने कितने किए हैं बताना चाहें तो बता सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ कल। थैंक यू सो मच।